अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉबिट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑनरशिप से मुराद मिल्कियत वगैरह। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनरशिप होता क्या है, फिर उसकी डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक ऑनरशिप के अंदर राइट्स कौन कौन से एक ऑनर के पास अवेलेबल होते हैं वो, फिर उसके बाद एक ऑनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन या फिर काइंड्स क्या होती हैं ऑनरशिप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑनरशिप? ऑनरशिप से क्या मुराद है? ऑनरशिप का मतलब है मिल्कियत। इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है टू हैव और टू होल्ड अ थिंग। किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ को होल्ड करना जो है वो मिल्कियत या फिर ऑनरशिप कहलाता है। इसके लिए एक अल्टरनेटिव वर्ड भी यूज़ किया जाता है जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि ये जगह मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये कहकर मैं एक चीज़ ही शो कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेस। इसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो काफ़ी पहले ज़माने से हो चुकी थी। ये तब की बात है जब पहले क्या होता था कि इंसान अलग अलग रहते थे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती थी, तो उनका एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। तब ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक जगह से लोग उठते थे, दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाते थे जहाँ उन्हें कन्वीनियंस होती थी, पानी वगैरह सारी फैसिलिटीज़ मिल रही होती थी या फिर ग्रीनरी वगैरह होती थी। वहाँ जाकर वो जो है अपने घर वगैरह बना लेते थे और वहाँ बात हो जाते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग जो है वो क्लैंस में, ट्राइब्स में रहना शुरू हुए, आपस में घुलने मिलने लगे, फिर जो शख्स पहले आकर किसी चीज़ पर कब्ज़ा कर लेता था या फिर किसी जगह पर उसने आकर अपना घर बना लिया, वहाँ रहने लग गया, तो उसके बाद वो दूसरों को उस चीज़ से एक्सक्लूड करता था। किसी दूसरे बंदे को उस अपनी जगह पर वो आने से रोकता था। मतलब उनके दरमियान में मेरा और तेरा, ये मेरा है ये तेरा है कॉन्सेप्ट, माइन एंड थाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो गया। इस कॉन्सेप्ट के साथ ही जो है ऑनरशिप का और पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लॉज आते गए और ऑनरशिप ने जो है एक मैच्योर शक्ल इख्तियार कर ली। ऑनरशिप बेसिकली एक लीगल रिलेशन होता है जो कि किसी भी शख्स और वो वाली चीज़ जो कि वो पजेस ऑन कर रहा है उसके दरमियान में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। अगर मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन और मेरे दरमियान में जो लिंक है उस लिंक का नाम जो है ऑनरशिप है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने राइट्स की जब काइंड्स पढ़ी थी तो उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सनम। राइट्स इन पर्सनम वो वाले राइट्स थे जो कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है वो अवेलेबल होते थे, और राइट इन रेम वो वाले राइट्स थे जो कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड जो है अवेलेबल होते थे। तो ऑनरशिप जो है इसकी क्लासिफिकेशन होती है राइट्स इन रैम में, क्योंकि ये एक ऐसा राइट है ऑनरशिप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर मैं किसी चीज़ को ऑन कर रहा हूँ तो मेरा ये जो राइट है वो राइट इन रैम होगा, और जो बाकी पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ मैं इस राइट को इन्फोर्स करा सकता हूँ, और अल्टरनेटिवली उनके ऊपर एक कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी होगी कि वो मेरी प्रॉपर्टी के अंदर मेरी वो चीज़ जो कि मैं ऑन कर रहा हूँ उसके अंदर इंटरफेयर ना करें। तो इस तरह से ऑनरशिप एक राइट इन रैम हो गया। ये एक ऐसा राइट है जो कि हमें किसी चीज़ को पजेस करने का राइट देता है। इसको एक्सरसाइज करते हुए, ऑनरशिप को एक्सरसाइज करते हुए आप किसी चीज़ को पजेस कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं किसी भी तरीके से, या फिर उसको डिस्ट्रॉय वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पजेस कर रहे हैं अपनी ऑनरशिप इस्तेमाल करते हुए, तो बाकी जो सारी वर्ल्ड होगी, क्योंकि ये राइट इन रैम है, तो बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एक कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी होगी कि आप उनको अपनी प्रॉपर्टी से जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मेरा घर है, मेरा घर एक ऑब्जेक्ट हो गया, मैं अगर इसमें रह रहा हूँ, मेरा इसके साथ एक लीगल रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम क्या है? ऑनरशिप। मैं इस घर का ऑनर हो गया। अब अगर कोई बंदा बाहर से आकर मेरी जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ अपना राइट ऑफ ऑनरशिप जो कि राइट इन रैम है मेरे पास, वो मैं एक्सरसाइज करते हुए उसे अपनी प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर सकता हूँ। फिर इसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, लॉ कोर्ट्स होती हैं
जहाँ पर हम अब जाकर अपने जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं उनको रिड्रेस करा सकते हैं। डेफिनेशंस में हमारे पास जो है 3 फेमस जो इसकी डेफिनेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं मिस्टर जॉन सैलमन। इनके मुताबिक ओनरशिप इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिग्निफिकेंस डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम। इन्होंने भी ओनरशिप को जो है एज अ राइट डिफ़ाइन किया है, और इनके मुताबिक जो है ये एक ऐसा रिलेशन है किसी शख्स के और एक राइट जो कि उसके अंदर वेस्ट कर दिया गया है, इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन का नाम इन्होंने ओनरशिप दे दिया। जॉन ऑस्टिन जो थे उन्होंने कहा कि ओनरशिप मीन्स अ राइट, इन्होंने भी इसको राइट का नाम दिया। विच अवेल्स अगेंस्ट एवरीवन, यहाँ पर रैम की बात कर दी उन्होंने कि ये एक राइट है और एक ऐसा राइट है जो कि सबके खिलाफ जो है अवेलेबल होता है। वो इज़ सब्जेक्ट टू द लॉ कन्फरिंग द राइट टू पुट द थिंग टू यूज़र ऑफ इन्फिनाइट नेचर, और ये एक ऐसा राइट है जो कि सब लोगों के अगेंस्ट अवेलेबल होता है और यूज़र को ये एक इन्फिनाइट नेचर की वो दे देता है, प्रिविलेजेस दे देता है कि वो उसे इन्फिनाइट नेचर तक जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, जितनी जहाँ जैसे मर्जी हो, जिस तरीके से चाहे वो अपनी इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। मिस्टर हॉलैंड के मुताबिक ओनरशिप इज़ अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने का नाम ओनरशिप है। इनके मुताबिक जो है एक ऑनर के पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 राइट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा किसी चीज़ को ऑन कर रहा है तो मिस्टर हॉलैंड के मुताबिक उसके पास 3 किस्म के राइट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ पोजीशन, राइट ऑफ एंजॉयमेंट एंड थर्ड जो है राइट ऑफ ओनरशिप, कि वो उस ऑब्जेक्ट को परचेज कर सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है, अपने बेनिफिट्स वगैरह के लिए किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है और उनको ऑन कर सकता है। राइट्स इन ओनरशिप, राइट्स इन ओनरशिप से मुराद ये है कि अगर आप किसी चीज़ को ऑन कर रहे हैं तो उस ओनरशिप के तवस्सुत से आपके पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं जो कि उस स्पेसिफिक चीज़ या ऑब्जेक्ट के ख़िलाफ़ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है राइट ऑफ पोजीशन, के काबिज़ होने का एक राइट हम इसे कह सकते हैं। अगर एक बंदा किसी चीज़ को ऑन कर रहा है तो उस ऑनरशिप के तवस्सुत से जो है उसे राइट ऑफ पोजीशन अवेलेबल होता है कि वो उस चीज़ के ऊपर अपना कब्ज़ा रख सकता है, काबिज़ हो सकता है। तो ये राइट ऑफ पोजीशन जो है वो भले आपके जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी पोजीशन में है या नहीं है, लेकिन ये आपका राइट जो है ये डिफीट नहीं होगा। जैसे कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आप जिस चीज़ को आप ऑन करें वो चोरी हो जाती है, या फिर आपके किसी बंदे को जो है वो रेंट पर दे देते हैं या कोई हायर कर लेता है उसे, या फिर आप उस चीज़ को पान कर देते हैं, पान से मुराद जो है थ्रोबेलमेंट आप जो है उसे किसी बंदे को दे देते हैं, तो इन किसी भी वजूहात की वजह से जो है आपका राइट ऑफ पोजीशन ओवर द थिंग यू ओन कैन नॉट बी डिफीटेड। आपका राइट ऑफ पोजीशन हमेशा सिक्योर रहेगा। आप कभी भी जब भी चाहें लॉ की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद अपनी पोजीशन रीगेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई घर वगैरह रेंट पर दिया हुआ है, आप उसके ऑनर हैं, वो ऑनरशिप के तवस्सुत से राइट ऑफ पोजीशन आपके पास अवेलेबल है। जब भी टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म हो गया आप उस चीज़ को वापस परचेज कर सकते हैं, आपके पास राइट अवेलेबल है। आपने कोई चीज़ बेलमेंट पर दी हुई है, जब वो स्टेपुलेशंस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी, कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएंगी, तब आप जिस तरीके से चाहे आप उस चीज़ को ऑन कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने आपकी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हायर किया हुआ है तो आपका जो भी एग्रीमेंट वगैरह होगा ख़त्म होने के बाद आप अपने इस राइट ऑफ पोजीशन को दोबारा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड हमारे पास राइट इसमें आता है राइट ऑफ यूजिंग द थिंग। अगर आप एक चीज़ को ऑन कर रहे हैं तो आप आज़ादाना तौर पर जो है उस चीज़ को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर कोई बार वगैरह नहीं होगी। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किसी दूसरे बंदे को या फिर उसके राइट को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहे। जैसे कि अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देखेंगे, आपने अपनी प्रॉपर्टी का एक्सरसाइज इस तरीके से करना होता है कि आप दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस जो है वो पैदा ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे घर में दरख्त उगा हुआ है, ठीक है, वो मेरी ऑनरशिप है, मैं उसको जिस तरीके से चाहूँ जो है इस्तेमाल कर सकूँ। लेकिन जब वो दरख्त जो है किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी में हायल होगा तो यहाँ पर एक
टॉट कमिट हो रहा है, अगले बंदे को इनकन्वीनियंस हो रही है, तो आप चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अनलिमिटेड विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो वो यूज़ है वो किसी दूसरे बंदे के राइट्स को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा, उनको डिस्टर्ब वगैरह तो नहीं कर रहा, लॉ के अगेंस्ट ना जा रहा हो। इसी तरीके से अगर आप के पास कोई स्पीकर्स वगैरह हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, तो आप उनको इतने वॉल्यूम में चलाएं कि न्यूजेंस क्रिएट ना हो, अगला बंदा जो है वो डिस्टर्ब ना हो। थर्ड इसमें राइट हमारे पास आता है राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग द थिंग, कि एक ऑनर के पास एक राइट होता है कि वो उस चीज़ को यूज़ तो कर रहा है, लेकिन उसको यूज़ करते करते वो दूसरे बंदों को उस चीज़ को यूज़ करने से एक्सक्लूड भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑन कर रहे हैं, आपके पास एक लैपटॉप है, जैसे आप उसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है, आप उस चीज़ के मालिक हैं, अब आप उसको यूज़ करेंगे, ये तो एक राइट आपके पास अवेलेबल है। राइट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ अदर पर्सनस भी आपके पास अवेलेबल होता है कि आप अगर चाहें तो दूसरे बंदों को उस लैपटॉप को यूज़ करने से रोक सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये भी एक राइट अवेलेबल होता है ऑनरशिप के तवज्जुह से। फोर्थ जो इसमें राइट हमारे पास होता है वो है राइट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द थिंग, कि एक ऑनरशिप के तवज्जुह से आपके पास ये राइट भी होता है, आप किसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ मतलब ख़ुद से आप उसको अलग भी कर सकते हैं अपनी ऑनरशिप डिस्ट्रॉय करते हुए। अब वो आप अपनी लाइफ टाइम में भी कर सकते हैं जब तक आप ज़िंदा हैं, और आपकी डेथ के बाद आप थ्रो विल थ्रो इनहेरिटेंस जो है उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ राइट्स जो हैं हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे कि पर्सनल राइट्स वगैरह, वो इनहेरिटेबल राइट्स होते हैं जो कि इनहेरिट नहीं हो सकते या फिर ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हो सकते, इनअलाइनेबल होते हैं वो वाले राइट्स। तो ऐसे राइट्स के अलावा जो दूसरे आपके पास कोई भी चीज़ आप ऑन कर रहे हैं, कोई मटेरियल थिंग या फिर इंटेलेक्चुअल राइट्स वगैरह, वो आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के दौरान या फिर अपनी मरने के बाद जो है वो थ्रो इनहेरिटेंस या फिर थ्रो विल। पांचवा राइट हमारे पास अवेलेबल होता है राइट टू डिस्ट्रॉय द थिंग। अगर आप किसी चीज़ को ऑन कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई बार वगैरह नहीं है, कोई भी लीगल ऑब्जेक्शन नहीं आती इस चीज़ के ऊपर। लेकिन वो जो डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं वो फिर वही बात यहाँ पर आ जाती है, किसी भी किस्म का टॉट कमिट ना हो रहा हो, किसी बंदे के साथ रॉन्ग ना हो रहा हो, किसी के साथ जो है वो उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज ना हो रहा हो। जैसे कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक घर था, आपने उसको क्या किया, घर को डिमोलिश किया, घर को डिमोलिश करने के बाद आपने वो सारा जो मलबा था वो रास्ते के ऊपर फेंक दिया। अब ये तो कोई बात ना हुई ना कि आपने अपना जो भी चीज़ को डिस्ट्रॉय तो कर दिया, लेकिन उसका जो वेस्टेज होता है वो दूसरे लोगों के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसी सूरत में भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ओनर जो है वो चीज़ को डिस्ट्रॉय तो कर सकता है, लेकिन उस डिस्ट्रॉय से दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस क्रिएट ना हो। इस तरीके से आप जो है एक अलग तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ज़ुमरे में आकर लायबल करार दिए जा सकते हैं। तो ये 5 राइट्स जो हैं ऑनरशिप के तवज्जुह से अवेलेबल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनरशिप, अगर आप किसी चीज़ को ऑन कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपके पास कौन कौन से होंगे। ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए गए हैं मिस्टर जॉन ऑस्टिन की तरफ से, जिसमें सबसे पहले आता है इनडेफिनिट यूज़, कि ऑनरशिप जो है एक ऐसा राइट है जो कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी को इनडेफिनिट तरीके से, अनलिमिटेड तरीके से उसको यूज़ करने का राइट दे रहा होता है। लेकिन वही बात कि ऐसा एक्सरसाइज, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जो है वो पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट ना करे, किसी दूसरे बंदे के राइट्स को डिफीट ना कर रहा हो। जैसे कि यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, आप लाउड स्पीकर ऑन कर रहे हैं तो आपके पास एक ये उस ऑनरशिप के तवज्जुह से एक ये करैक्टर उसका होगा कि आप उसको इनडेफिनिट तरीके से विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उन लाउड स्पीकर्स की आवाज़ इतनी ना हो कि आपके जो पड़ोसी हैं या फिर दूसरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो उससे डिस्टर्ब हो रहे हों, उनके लिए इनकन्वीनियंस जो है वो क्रिएट हो रही हो। सेकेंड इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, कि एक ऑनर जो होता है वो आज़ाद होता है, अपनी चीज़ को किसी भी तरीके से वो डिस्पोज कर सकता है, उसको वो सेल करके जो है वो डिस्पोज कर सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, किसी को रेंट कर सकता है,
मॉर्टगेज के तरीके से वो जो है अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी डिस्पोजिशन जो है वो किसी दूसरे के राइट को डिस्ट्रॉय ना कर रही हो। अगर उस प्रॉपर्टी में किसी दूसरे बंदे का इंटरेस्ट है, जैसे कि क्रेडिटर के राइट्स वगैरह होते हैं, उनके राइट्स जो है वो डिफीट ना हो रहे हों, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए जो है आप अपनी चीज़ को अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। थर्ड इसमें जो करैक्टरिस्टिक है वो है अनलिमिटेड ड्यूरेशन। मिस्टर ऑस्टिन के मुताबिक अगर आप किसी चीज़ को ऑन कर रहे हैं तो वो आपकी ओनरशिप परपीचुअल और एवर लास्टिंग होगी। वो तब तक मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रही होगी। अगर आप मर भी जाते हैं तो आपकी ओनरशिप ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपके जो लीगल हेयर्स या सक्सेसर जो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके ऊपर डिवॉल्व हो जाएगी। ओनरशिप कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जो है वो जाती रहती है। ये 3 करैक्टरिस्टिक थे ओनरशिप के जो कि मिस्टर ऑस्टिन ने हमें दिए। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ ओनरशिप की तरफ या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ओनरशिप की तरफ। अगर आप किसी चीज़ को ऑन कर रहे हैं तो वो ओनरशिप किस कैटेगरी में आ रही है, किस डिवीज़न में आ रही है। इसमें सबसे पहला डिवीज़न आ जाता है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। इसको हम टेंजिबल और इनटेंजिबल ओनरशिप भी कहते हैं। एक ओनरशिप जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को पजेस करना, मटेरियल थिंग को पजेस करना ही ओनरशिप नहीं होता, बल्कि ये एक राइट होता है। कॉर्पोरियल ओनरशिप से मुराद एक ऐसी ओनरशिप है जो कि टेंजिबल थिंग्स की ओनरशिप होती है। टेंजिबल थिंग्स से मुराद वो वाली अशिया, वो वाली चीज़ें, मटेरियल थिंग्स जिन्हें हम फील कर सकते हैं उनकी एग्जिस्टेंस को, और या फिर हम उन्हें परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस के ज़रिए, जैसे घर हो गया, कार हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह। इससे मुराद ये है कि कोई भी ऐसी मटेरियल चीज़ जिसे इंसान अपने 5 सेंसेस को, 5 ह्यूमन सेंसेस जो होते हैं वो एक्सरसाइज करते हुए उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकता है, फील कर सकता है। ऐसी किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की जो ओनरशिप होगी वो कॉर्पोरियल ओनरशिप होगी। इसके बरक्स जो है इनकॉर्पोरियल ओनरशिप में वो वाली चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जो कि इंटेंजिबल होती हैं या फिर इंटेलेक्चुअल होती हैं। ये ऐसी अशिया होती हैं या ऐसे हम कह सकते हैं कि राइट्स होते हैं जिनको हम अपने 5 सेंसेस यूज़ करते हुए ना ही उसे हम देख सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, ना ही उन्हें हम परसीव वगैरह कर सकते हैं। इनमें जैसे फॉर एग्जांपल कॉपीराइट हो गया, शेयर्स हो गए किसी कंपनी में, राइट ऑफ डेप्ट हो गया, या फिर ऐसे किस्म के जो दूसरी राइट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, उन चीज़ को हम ऑन तो कर रहे होते हैं उन राइट्स को, लेकिन हम उनको अपने ह्यूमन सेंसेस या फिर अपनी, ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, ना ही उन्हें हम परसीव वगैरह कर सकते हैं ह्यूमन सेंसेस यूज़ करके। इसमें सेकंड काइंड हमारे पास आती है सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। ये तो आपको नाम से ही वाज़ेह हो रहा होगा। सोल ओनरशिप से मुराद अगर एक प्रॉपर्टी एक ही बंदा ऑन कर रहा है तो उस ओनरशिप को हम सोल ओनरशिप कहेंगे। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज़्यादा लोग जो है ऑन कर रहे हैं तो उस किस्म की ओनरशिप को हम को ओनरशिप कहेंगे। लेकिन को ओनरशिप की फर्दर 2 फिर क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, 2 काइंड्स और आ जाती हैं, जिसमें एक है ओनरशिप इन कॉमन, सेकंड है जॉइंट ओनरशिप। इनमें अगर हम फ़र्क करना चाहें तो एक जो ऑनर होता है उसकी डेथ के तवस्सुत से जो है हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑनरशिप इन कॉमन में क्या होता है कि एक जो मरने वाला ऑनर होता है उसका राइट उसके सक्सेसर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर डिवॉल्व हो जाता है। कि अगर एक बंदा ऑनरशिप कॉमन के तवस्सुत से किसी चीज़ को ऑन कर रहा है, तो जब उसकी डेथ होगी तो उसके जो सक्सेसर या फिर लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो उस राइट को जो है वो इनहेरिट कर लेंगे और उसकी जगह जो है उसके लीगल हेयर्स सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। लेकिन जॉइंट ओनरशिप में क्या होता है कि एक मरने वाला जो ऑनर होता है उसका राइट उसके लीगल हेयर्स के ऊपर नहीं जाता, उनको इनहेरिटेंस में नहीं मिलता, बल्कि जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होते हैं, जो सर्वाइविंग को ऑनर्स होते हैं उस जॉइंट ओनरशिप में उस प्रॉपर्टी के, उनके ऊपर वो डिवॉल्व हो जाता है और वो राइट किसी भी मरने वाले ऑनर का आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो जॉइंट ओनरशिप होती है उसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जॉइंट ओनरशिप जो है वो एक ऑनर के मरने से थ्रू इनहेरिटेंस उसके लीगल हेयर्स या सक्सेसर्स की तरफ जो है वो डिवॉल्व नहीं होती।
इन दोनों में ये फ़र्क है। थर्ड इसमें हमारे पास डिवीज़न आता है ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। एक जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है उसके एक्चुअली दो ओनर्स होते हैं। एक ओनर होता है ट्रस्टी, जिसने ट्रस्ट क्रिएट किया होता है, या फिर वो खुद ही उस चीज़ को लुक आफ्टर करे या कोई दूसरा बंदा करे फिर। और एक होता है बेनिफिशियरी, जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट जो है वो क्रिएट किया गया है। तो ट्रस्टी वो बंदा हो गया जो कि प्रॉपर्टी जिसने एज अ ट्रस्ट दी है या फिर उसको लुक आफ्टर कर रहा है दूसरे लोगों के लिए। और बेनिफिशियरी में वो वाले अशख़ास आ जाते हैं जिनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया गया है और उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो जो ट्रस्टी होगा इस केस में वो लीगल ओनर होगा, और उसके अलावा जो बेनिफिशियरी होगा वो एक्विटेबल ओनर होगा। तो इसमें हमें ये पता चला कि एक प्रॉपर्टी के दो ओनर्स आ रहे हैं, एक ट्रस्ट ओनर आ रहा है, दूसरा बेनिफिशियल ओनर आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अली अगर एक प्रॉपर्टी जो है, अली को एक प्रॉपर्टी जाती है एज अ ट्रस्ट, उसने लुक आफ्टर करनी है, और अहमद को जो है एज अ बेनिफिशियरी उस प्रॉपर्टी का बना दिया गया है। तो अली के पास जो ओनरशिप होगी वो ट्रस्ट ओनरशिप होगी, एज अ ट्रस्टी वो उस चीज़ को ऑन कर रहा होगा। और अहमद के पास, चूँकि अहमद एक बेनिफिशियरी है, तो अहमद के पास जो है बेनिफिशियल ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की आ जाएगी। फोर्थ इसमें डिवीज़न हमारे पास है वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट ओनरशिप। वेस्टेड ओनरशिप जो है वो एब्सोल्यूट होती है, फुल होती है और फाइनल होती है। किसी भी किस्म की इसमें कंडीशन जो है वो ना पहले ना बाद में कोई भी कंडीशन जो है साथ में अटैच नहीं होती। लेकिन एक जो कॉन्टिजेंट ओनरशिप होती है वो कंडीशनल होती है, लिमिटेड होती है। उसमें ये होता है कि किसी इवेंट का वेट किया जा रहा होता है कि अगर ये इवेंट अकर हुआ तो ओनरशिप फुल एंड फाइनल होगी, एब्सोल्यूट होगी, वरना ये ओनरशिप जो है जब तक वो इवेंट अकर नहीं होता ये कॉन्टिजेंट या फिर कंडीशनल ओनरशिप ही रहेगी। इसमें जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, अहमद जो है वो उसकी डेथ होती है और अपने लीगल हेयर्स में वो एक वाइफ और चिल्ड्रन जो है वो छोड़ कर जाता है। तो मरते हुए क्या करता है कि अहमद सारी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कर देता है अपनी वाइफ को, वाइफ की तरफ डिस्पोज ऑफ कर देता है, और साथ में वो एक कंडीशन ये लगा देता है कि जब तक उसकी वाइफ जो है वो रीमैरी नहीं करेगी, उसके मरने के बाद दूसरी शादी जब तक वाइफ नहीं करती तब तक जो ये प्रॉपर्टी है वो वाइफ के पास रहेगी। लेकिन अगर वो शादी कर लेती है तो प्रॉपर्टी जो है वो चिल्ड्रन की तरफ डिवॉल्व हो जाएगी, उनकी तरफ चली जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि उस कंडीशन का ख्याल करते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, जब तक वाइफ अनमैरिड रहती है, दूसरी शादी नहीं करती, तब तक उसके पास जो है वेस्टेड ओनरशिप होगी उस प्रॉपर्टी की जो भी अहमद छोड़ कर गया है। और इस पीरियड के दौरान जब तक जो है वाइफ अनमैरिड रहती है, दूसरी शादी नहीं करती, बच्चों के पास जो ओनरशिप होगी वो कॉन्टिजेंट ओनरशिप होगी। क्यों? क्योंकि वो एक इवेंट के इंतज़ार में होते हैं कि जैसे ही वाइफ ने दूसरी शादी की, ओनरशिप जो है वो कॉन्टिजेंट से चेंज होकर उनमें वेस्ट हो जाएगी। तो इस केस में अगर वाइफ जो है वो अनमैरिड रहती है तो वही उस चीज़ की फुल एंड एब्सोल्यूट ऑनर रहेगी, और बच्चे जो है उस पीरियड के दौरान कॉन्टिजेंट ऑनर रहेंगे, कंडीशनल ओनरशिप होगी उनके पास। लेकिन जैसे ही वाइफ ने शादी की, बच्चों की ओनरशिप जो है वो फुल एंड एब्सोल्यूट हो जाएगी जैसे कि कंडीशन था, क्योंकि कंडीशन फुल हो गई। कंडीशन जब फुलफिल होगी तो कॉन्टिजेंट ओनरशिप जो है वो वेस्टेड ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ओनरशिप थी वाइफ के पास वो कन्वर्ट होकर चिल्ड्रंस के ऊपर डिवॉल्व हो जाएगी। इसमें तो फिफ्थ डिवीज़न हमारे पास आता है वो है लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप वो वाली ओनरशिप है जिसको लॉ रिकग्नाइज़ करा है, कॉमन लॉ में रिकग्नाइज़ किया है, और उस रिकग्निशन की वजह से जो है किसी भी बंदे को उस चीज़ को यूज़ करने का, उसको डिस्पोज या फिर सेल आउट करने का, या फिर उस राइट्स को जो है किसी भी दूसरी तरीके से दूसरों की तरफ ट्रांसफ़र करने का एक हक होता है, राइट हो जाता है। लेकिन जो इक्विटेबल ओनरशिप होती है वो रूल्स ऑफ इक्विटी से ड्राइव की जाती है। रूल्स ऑफ इक्विटी जो कि लीगली रिकग्नाइज तो नहीं होते, लेकिन एक इक्विटी के तौर पर जो है उन्हें तस्लीम किया जाता है। इसमें जैसे कि हमने पहले भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी वाला केस डिस्कस किया, तो उसमें सेम चीज़ थी कि अली जो था उसको जो है वो एज अ बेनिफिशियरी, एज अ ट्रस्टी वो जो है उस प्रॉपर्टी ओन कर रहा था, तो उसकी लीगल ओनरशिप थी, और जो बेनिफिशियरी था अहमद वो उसका जो है बेनिफिशियल ओनर था।
यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अली जो है वो एक लीगल ऑनर है जो कि शेयर्स होल्ड करा है किसी भी कंपनी के अंदर। वो ट्रस्ट बना देता है कि अहमद के नाम पर, अहमद एज अ बेनिफिशियरी वहाँ पर आ जाता है। और अहमद इस सूरत में क्या होगा कि अली के पास जो ऑनरशिप होगी वो लीगल ऑनरशिप होगी, क्योंकि वो उस चीज़ को लीगली ऑन कर रहा होता है। और अहमद के पास जो ऑनरशिप होगी वो इक्विटेबल ऑनरशिप होगी, जो कि अली ने उसको बेनिफिशियरी बनाकर उसके ऊपर जो है वो ऑनरशिप उसको दे दी। तो ये थी 5 डिविजन्स ऑनरशिप की। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैर।